चलो स्टार्ट हो गया। कल हम क्या पढ़ रहे थे? वर्णमाला। वर्णमाला का डेफिनेशन पढ़ ली। वर्णों के प्रकार, दो तरह के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की डेफिनेशन पढ़ ली थी, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण जिनका होता है वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। फिर संख्या पढ़ ली थी कि अगर आपसे पूछे स्वरों की संख्या कितनी होती है, केवल अगर आपसे पूछ रहा है स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। शुद्ध स्वरों की संख्या या उच्चारण के आधार पर 10, लेखन के आधार पर या कुल स्वरों की संख्या 13। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। फिर हम पढ़ रहे थे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण में एक टाइप हमने पढ़ लिया था उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण काल का मतलब था कि किसी भी स्वर को उच्चारण करने में जो समय लगता है वो क्या कहलाता है? उच्चारण काल कहलाता है। तो किसी भी स्वर को उच्चारण करने में जो समय लगेगा वो क्या कहलाएगा? उसका उच्चारण काल। और उच्चारण काल के आधार पर हमने पढ़ा था स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और क्लुप्त स्वर। हास्य स्वर जिन्हें एक मात्रिक या लघु स्वर भी कहते हैं, और हास्य स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा के बराबर समय लगता है। फिर दूसरा था दीर्घ स्वर, जिन्हें 2 मात्रिक या गुरु स्वर कहते हैं, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा के बराबर समय लगता है, या ऐसे कह सकते हो कि हास्य स्वर से 2 गुना समय लगता है। वो कौन से कहलाएंगे? दीर्घ स्वर। फिर तीसरे पढ़े थे प्लुप्त स्वर, और प्लुप्त स्वर के जैसा कोई भी स्वर नहीं होता है। इसका प्रयोग केवल किसमें होता है? आलाप में होता है इसका प्रयोग, प्लुप्त स्वर का। ठीक, तो ये क्या थे? स्वरों के 3 प्रकार हमने कल पढ़े थे। वर्गीकरण किसके आधार पर? उच्चारण काल के आधार पर। आज दूसरा टाइप पढ़ेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। और उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। उच्चारण स्थान और उच्चारण काल दोनों चीजें अलग है, ध्यान रखना। उच्चारण काल में समय की बात कर रहा है कि किसी भी स्वर को बोलने में कितना समय लग रहा है, और उच्चारण स्थान में यह बता रहा है कि आप किसी भी स्वर को कहां से बोल रहे हैं, मतलब मुख में कौन सा स्थान है जिससे वो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उसके आधार पर इसे कहते थे उच्चारण स्थान। ठीक, वायलोजी में आपने पढ़ा होगा एपिग्लॉटिस होता है यहाँ पर, जिसके द्वारा से ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे तंतु कह देते हैं। तंतु, जो तंतु होता है अंदर से निकलने वाली जो वायु होती है उस तंतु से टकराती है, टकराने के दौरान वो क्या पैदा कर देती है? ध्वनि। उस ध्वनि को हम मुख के द्वारा कन्वर्ट करते हैं अलग अलग फॉर्म में। अलग अलग फॉर्म का मतलब ये हो गया कि आप क्या बोलेंगे ये आपका मुख की जो शेप होती है उसके हिसाब से बताएंगे। मुख की आकृति, या मुख में जो अंग होते हैं जैसे जीभ है, दांत है, तालु है, इस तरह के ये मुख्य जो भाग होते हैं वो उस ध्वनि को क्या कहते हैं? क्रिएट करते हैं, वो उस ध्वनि को बनाते हैं। अंदर से जो ध्वनि निकल के आती है एपिग्लॉटिस से टकराती है, वो केवल एक साउंड होता है। उस साउंड को हमारे जो मुंह का भाग होता है वो अलग अलग ध्वनि में परिवर्तित कर देता है। वही क्या कहलाएगा? उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार कौन सा है? कंठ स्वर। कंठ स्वर मतलब जिनका उच्चारण कहां से होगा? कंठ से होगा। वो स्वर कौन से कहलाएंगे? कंठ स्वर। दूसरा कौन सा है? तालव्य स्वर, मतलब जिन स्वरों का उच्चारण कहां से होगा? तालु से होगा। तालु मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, वो कौन से कहलाएंगे? तालव्य स्वर। फिर अगला आपका कौन सा है? ओष्ठ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठों की सहायता लेनी पड़ती है वो कौन से कहलाएंगे? ओष्ठ स्वर। अगला चौथा हो जाएगा आपका मूर्धन्य स्वर या मूर्धा। जिनका उच्चारण मूर्धा से होगा वो कौन से कहलाएंगे? मूर्धन्य स्वर। और अगला हो जाएगा कंठ तालव्य। कंठ तालव्य स्वर जो कंठ और तालु दोनों से मिलाकर बोले जाएंगे, कंठ तालव्य, कंठ और तालु। इसमें हो जाएगा कंठोष्ठ स्वर, मतलब जो कंठ और ओठ दोनों से बोले जाएंगे उन्हें कह देंगे कंठोष्ठ स्वर। 6 प्रकार हो जाएंगे किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर।
कंठ स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे? दोनों आ, ये और इसका बड़ा भैया, ये दोनों भाई किसमें आएंगे? कंठ स्वर वाली श्रेणी। मतलब इनका उच्चारण जब आप करेंगे तो ध्वनि कहां से निकलेगी? कंठ से निकलेगी। तालव्य स्वर में दोनों ई, इनका उच्चारण करेंगे तो ध्वनि कहां टकरा के आएगी? तालु पर। ठीक, तो कौन से कहलाएंगे? तालव्य स्वर। स्वर में आपको ओठों की आकृति से जो बोले जाएंगे वो कौन से होते हैं? ऊ। बोल कर देखो, ऊ। अब ऊ आप ओठों की आकृति को बगैर चेंज की नहीं बोल सकते हो। बोल सकते हो? प्रेम सिंह बताओ, बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। तुम बताओ पाल साहब। ऊ और ऊ बगैर ओठों की आकृति को चेंज किए बोल सकते हो? बोलो, इधर आओ, कैमरा पे बोल के बताओ इधर। तुम बोल पाओगे? नहीं बोल पाओ। कोई बोल पाएगा? वो इधर आ जाए। बोल पाओगे? कह रहे बोल नहीं पाएंगे, लेकिन हमारा मन है कि हम कैमरे में आ जाए। ये चीजें अभी तुम्हारे लिए नई नई है, इसलिए थोड़ा बहुत ज्यादा लग रहा है कि यार हम कैमरे में आ जाएं तो क्या होगा, फिर एकदम से नॉर्मल हो जाएंगी ये चीजें। कैमरे में उसी दिन बुलाएंगे जिस दिन कुछ खास कर दोगे। ठीक, जब भी करो। मूर्धन स्वर, जिनकी जो आवाज कहां से निकलती है? मूर्धा से निकलती है, उसे मूर्धन स्वर कहते हैं। मूर्धन स्वर क्या होता है? ऋ जो मूर्धा होता है वो पीछे वाला भाग होता है, तालु से पीछे का भाग, वो क्या कहलाता है? मूर्धा। क्या अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? स्वर। अभी हम पढ़ रहे हैं स्वर। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़े स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। पता चला व्यंजन आप इसमें बिठाना हो और व्यंजन बिठा दो तो इसमें, तो ये समाज के लोग अभी भगा देंगे उन्हें, व्यंजनों को कहेंगे तुमने हमारे परिवार में कैसे शामिल कर दिया। आप स्वरों को अलग से, व्यंजनों को आप क्या करेंगे? अलग से पढ़ेंगे वर्गीकरण व्यंजनों का। ठीक है, तो कंठ तालव्य। अब कंठ तालव्य की बात है तो इसमें जो कंठ और तालु दोनों को मिला के बोले जाएंगे वो कौन से कहलाएंगे? कंठ तालव्य। ठीक, अब जैसे आप कंठ तालव्य में दो आ जाएंगे, एक तो ए का जो निर्माण है वो किस किस से मिलकर हुआ है? ये बहुत जरूरी है। आप अगर स्वर सही से नहीं पढ़ेंगे तो स्वर संधि आपके समझ में नहीं आएगी। और स्वर संधि का मतलब समझ रहे हो? जब सबसे ज्यादा संधि से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्वर संधि से ही पूछे जाते हैं। वो आपसे पूछेगा ये बताइए, ये जो ए है इसका निर्माण किस किस से मिलकर हुआ है? आ प्लस ई से। आ कैसा है? कंठ। आ कैसा है? कंठ। और ई कैसा है? तालव्य। तो ये जो नया बना हुआ क्या कहलाएगा? कंठ तालव्य। नया बना है वो क्या कहलाएगा? कंठ तालव्य। समझ में आ गया? ठीक, नहीं समझ में आया तुम्हें? अब वो पूछ रहा है ये बताइए जो अय बना है वो किससे मिलकर बना है? कुछ बच्चे कह देंगे सर आ और बड़ी ई, कुछ लोग कह देंगे बड़ा आ बड़ी ई, कुछ लोग कह देंगे बड़ा आ छोटी ई। ठीक, कुछ लोग कह देंगे छोटा आ छोटी ई। छोटा छोटी सी तो ये बनी है, जबकि ये तीनों क्या है? गलत है। हाँ, आई का निर्माण किस किस से हुआ है? छोटा आ और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये कि आई का निर्माण किस किस से मिलकर हुआ है? छोटा आ से और ए से। ये तब बहुत काम आएगा जब आप संधि पढ़ रहे होगे, और संधि के बाद अगर आपको ये नहीं पता कि आई किसमें टूटेगा तो फिर दिक्कत होगी स्वर संधि में। अगर आपको ये नहीं पता कि ये किसमें टूटेगा तब भी आपको स्वर संधि में दिक्कत होगी। ठीक, तो ए किससे मिलकर बना है? आ ई। आ कंठ है, ई तालव्य है, इसलिए इसका नाम हो गया कंठ तालव्य। आई किससे मिले? आ और ए से। आ कंठ है, ये कंठ तालव्य है, तो ये भी क्या बन जाएगा? कंठ तालव्य बन जाएगा। ये दोनों कौन से हो गए आपके? कंठ तालव्य हो गए, क्योंकि इनका जो मेल है वो किससे हुआ है? कंठ और तालु वाले स्वरों से मिलकर। ठीक, फिर दूसरा आता है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में आपका कौन सा आ जाएगा?
ओ और औ। फिर आपसे पूछेगा बताइए ओ का निर्माण किससे हुआ है? ओ का निर्माण हुआ है आ प्लस ऊ से। किससे हुआ है? आ प्लस ऊ से। आ कहां से बोला जाता है? कंठ से। ऊ कहां से बोला जाता है? इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। ओ का नाम क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। ठीक। फिर आता है इसी में आपका औ। औ किससे मिलकर बनेगा? आ प्लस ओ। ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ओ का निर्माण होगा आ और ओ से। आ का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से। ओ का उच्चारण कहां से होता है? कंठस्थ। तो ये भी क्या कहलाएगा? कंठस्थ कहलाएगा। ए ओ कौन से हो जाएंगे? कंठस्थ। ए कौन से हो जाएंगे? कंठ तालव्य। कोई दिक्कत? ठीक। ये बताओ, ये समझ में आ गया इतना? अब आगे का जो तुम समझ रहे, समझ गए तुम क्या पूछना चाह रहे हो। आपको पता है बागेश्वर बाबा की तरह शक्ति प्राप्त हमें, मन की बात जान लेते हैं। अब सच बताना, पर्चा बना रहे तुम्हारा, सच बताना। यही पूछ रहे थे ये पूछ रहे हैं कि अगर आ के साथ में बड़ा ऊ मिला दिया जाए, ये पूछ रहे थे ना। देखो समझ रहे हो पावर। ये यही पूछ रहे थे कि अगर आ के साथ में बड़ा ऊ मिला दिया जाए तो क्या बनेगा। फिर कोई बच्चा ये नहीं पूछ सकता कि ये बताइए बड़ा आ के साथ में बड़ा ऊ मिला दिया जाए तो क्या बनेगा। ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। या फिर छोटा आ के साथ में बड़ा ऊ मिला दिया जाए, ये तो हो गया। छोटा के साथ में छोटा ऊ तो हो ही गया था। बड़ा के साथ में छोटा ऊ मिला दिया जाए, इन सभी कंडीशन में केवल और केवल क्या बनेगा? ओ। यही आप स्वर संधि में पढ़ेंगे। ठीक, गुण स्वर संधि यही है, ए और ओ। ठीक। अब चाहे आ के साथ में आप ऊ मिलाओ, आ के साथ में बड़ा ऊ मिलाओ, बड़ा आ के साथ में बड़ा ऊ मिलाओ, बड़ा आ के साथ में छोटा ऊ, सभी से क्या बनेगा? ओ। समझ में आ गया? मतलब ये है कि अगर आपको ओ बनाना है तो उसमें मैंडेटरी है कि एक बार ओ आना जरूरी है, और जब तक ओ नहीं आ रहा है एक बार, खुश जब तक एक बार ओ नहीं आएगा तो ओ नहीं बन सकता। ओ बनाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ओ की। ओ बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? और ओ में आप कुछ भी जोड़ोगे तभी ओ बनेगा। जैसे आ प्लस ओ क्या बनेगा? ओ। बड़ा आ प्लस ओ तब भी क्या बनेगा? ओ। छोटा आ प्लस ओ तब भी क्या बनेगा? ये तो हो गया था। छोटा आ प्लस ओ तब भी क्या बनेगा? इस सभी कंडीशन में क्या बनेगा आपका? ओ बनेगा। बड़ा के साथ में ओ। एक और है गया, जैसे मान लो बड़ा के साथ में ओ जुड़े तब भी क्या बनेगा? ओ। बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? कम से कम ओ चाहिए, और ओ नहीं है तो आ के साथ में औ जुड़ा है तब भी क्या बनेगा? औ ही बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब बताओ, समझ में आगे पीछे? रोहित, ये किसके आधार पे हो गया? उच्चारण स्थान के आधार पे कि हम बोल कहां से रहे हैं स्वरों को। अगला आपका प्रकार कौन सा हो जाएगा? जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव कैसे चलती है? कैंची की तरह। कहते हैं ऐसा कि बहुत कैंची की तरह जीभ चल रही है तुम्हारी। ये कब कहते हैं बताओ? एक प्रकार का मुहावरा है ये, कैंची की तरह जीभ चलाना। जब कोई बात कर रहा हो तो बीच में बोलो तो कहते हैं जीभ कैसी चल रही है? कैंची की तरह, क्योंकि उसकी बात को क्या कर रहे हो? काट रहे हो। तो घर में जब बड़े लोग बात कर रहे होते तो बच्चे बात नहीं करते, ये सभ्यता वाला है। ठीक, क्लास में करते हैं। अगर क्लास में बच्चे बात नहीं करेंगे तो टीचर अकेले क्या कर लेगा? भाई क्या पता तुम्हारा कौन सा डाउट है। अब इनका ये डाउट था, चलो हम तो अलग प्रकार के टीचर हैं, हम तो मतलब जानते ही है, मन की बात जानते हैं।
ठीक, लेकिन जरूरी होता है कि क्लास में अपने डाउट को रखना, नहीं रखोगे फिर दिक्कत नहीं, बहुत दिक्कत है। इतनी दिक्कत है कि दो व्यक्ति बहुत ज्यादा अच्छे भी होते, बहुत ज्यादा खतरनाक, एक तो डॉक्टर एक मास्टर। डॉक्टर आपको सही कर सकता है, लेकिन कंडीशन है कि आप पूरी उसे बताओ दिक्कत। जब तक दिक्कत नहीं बताओगे पता चला कोई दूसरी दवा चला रहा है डॉक्टर। ठीक, तो पहले बात तो डॉक्टर के लिए सही बात बताना होता है, तभी दवा सही मिलेगी। इसी तरह टीचर के लिए आप सही बात नहीं बताओगे, आपको दिक्कत है गुणा भाग में, आप आईसीएम एसएम की बात पूछ रहे हो, तो पहले गुणा भाग भी आना चाहिए, तभी आपको आईसीएम। अब वो कितना भी समझा ले, आपको आईसीएम कैसे समझ में आएगा जब गुणा भाग ही नहीं आ रहा है? तो आ जाएगा समझ में? नहीं। आपको वर्णमाला ही नहीं आ रही, अब आप संधि की बात करोगे, कहो सर ये टूट कैसे गए, समझ में नहीं आ रहा, कैसे तोड़ देते हो आप? अपनी मर्जी से तोड़ देते हो। भाई टीचर अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है, वो किताबों के अनुसार है, जैसे रूल्स है उसी के हिसाब से रूल्स को फॉलो करता है, आपको समझाता है बस। टीचर क्या है? बिचौलिया है। डू यू नो बिचौलिया? आप लोग बिचौलिया जानते हो? जानते हैं ना बिचौलिया? तो टीचर क्या है? बिचौलिया। लेकिन ये टीचर है बिचौलिया, ये शादी करवाने वाला बिचौलिया नहीं है। कौन सा है? नौकरी दिलवाने वाला बिचौलिया है। लेकिन अगर आप बिचौलिया की बात सही से नहीं मानोगे तो शादी हो जाएगी नहीं। बिचौलिया कहेगा अभी से नहीं माना, शादी के बाद तो ये चाय भी नहीं पिलाएंगे। सेम कंडीशन टीचर के संदर्भ में होती है। अगर आप बात नहीं मानोगे फिर सिलेक्शन हो सकता है, जैसे शादी भी हो जाती है कई बार बगैर बिचौलिए के, अपने आप कर लो, हो जाती नहीं हो जाती है, तो सिलेक्शन भी अपने आप हो सकता है। लेकिन संभावना तब अच्छी रहती है जब कोई बिचौलिया हो। ठीक है, तो बिचौलिया से क्या करना है? बात को बना के रखना है, छुपाना नहीं है। ठीक, भाई बता दो कि इतना पैसा हम लेंगे, बाद में चला बारात में से दूल्हा भाग गया है। ठीक, तो पहले तुम्हारी जो कमजोरी है वो आप बता दो कि भाई यहाँ हमारी कमजोरी है, ये थोड़ा दोबारा से समझा दो जो भी है। ठीक, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर कौन सा प्रकार हो जाएगा? तीसरा। नमस्ते नमस्ते। क्या हो गया? क्रियाशीलता के आधार पर। ये कैमरे में दिखाई नहीं जाएगी ना? नहीं। जीव की क्रियाशीलता के आधार पे, अब ये सब वीडियो देखें फिर इनके मुंह में पानी आएगा देख देख के बार बार उसे, वहीं पर जाके देखेंगे। नहीं, ये सिर्फ विजय है, इन्हें बहुत जरूरत है, ये कह रहे 5 वाली मंगवा दो हमारे लिए। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर कितने प्रकार हो जाएंगे? 3 प्रकार। ठीक है, वही भी बहुत। फिर जीव की क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार। एक तो कौन सा हो जाएगा आपका? अग्रस्वर। दूसरा हो जाएगा मध्य स्वर, और चौथा तीसरा हो जाएगा पक्ष स्वर। इसमें कछु ना है, बहुत आसान है कछु? इसमें कछु ना है। जब आप किसी स्वर का उच्चारण करो और जीभ का आगे वाला भाग सक्रिय रहे तो कौन से स्वर? अग्र स्वर। और अग्र स्वर में कौन कौन से स्वर आ जाते हैं? किसमें आ जाएंगे ये? अग्र स्वर में। अब एक काम करो, दांत से जीभ को रोक लो, टच करके रोको। अब बोलो ई ई। सही से बोलना है। माइक में बताओ, आवाज लेने तुम्हारी। बोल लोगी? बोलो। हाँ, जीभ को रोकना है। जीभ, हाँ जीभ को रोकना, नहीं चाहिए। दांत तो रुके हुए हैं बेटा, दांत का क्या रोकना है? सत्य में बहुत हंसी आ रही है। चलो बोल लिया, अब शांत हो जाओ। अच्छा, सबसे अच्छा इसमें वीर बोल के दिखा लो। जीव को रोको, वीर बोलो।
नहीं बोल सकते ना। आप सुनो ध्यान से, जिन स्वरों के डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन लिखिए क्या नोट्स में, लिखिए तब तो बहुत ही अच्छी बात है। कितना बढ़िया लेखक है, समझदार व्यक्ति है, उसने डेफिनेशन भी लिखी है। समझ रहे हो? सर ए है तो बोलिए। देखो, एक होता है बोलना, एक होता है अशुद्ध बोलना। शुद्ध रूप से नहीं बोल सकते ना, अशुद्ध रूप से तो कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, ध्यान दो। अब डेफिनेशन सुनो, डेफिनेशन क्या है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का अगला वाला भाग सक्रिय रहेगा वो कौन से कहलाएंगे, अग्रस्वर कहलाएंगे। और कितने अग्रस्वर हैं, 5। ठीक, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्रस्वर नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्रस्वर है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है मध्यस्वर। मध्यस्वर का मतलब है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहता है वो कौन से कहलाएंगे, मध्यस्वर। और मध्यस्वर में केवल एकमात्र स्वर कौन सा आएगा आपका, अब आपका सर कैसे पता चलेगा कि हम आ नहीं बोल पाएंगे, तो ये प्रैक्टिकल आप घर पे जाके करना। कॉफी लेना या खाने की कोई वस्तु लेना, जीभ के मध्य में रख लेना, ठीक, और फिर आ बोलना, क्योंकि भाग कौन सा सक्रिय रहता है, मध्य वाला ना। ऐसे तो मध्य भाग को आप रोक नहीं सकते। कुछ खाने वाली चीज लेना और जीभ के मध्य में रख लेना, उससे थोड़ी सी आकार में ज्यादा हो। ये नहीं कि तुमने पता जीरा रख लिया कि सर हमने बोल दिया क्या, क्या है, अच्छा प्रैक्टिकल करना जरूरी है, लेकर आओ, इधर आओ। हाँ ले आओ। हाँ तुम नहीं करोगे, इधर आओ, एक बच्चा कोई करेगा। कौन करेगा, ऑन कैमरा करना है जो भी करेगा। लो, आप बोलना चाहेंगे इसे खाकर, तो पाल साहब जी पे रखना बीच में, हाँ यही ट्राई करो। खा लिया तुमने तो, रखा है, बोल के दिखाओ, छोटा वाला, भारत तेज आवाज में नहीं, बीच में रखो, बिल्कुल मत, मुंह खोलो ना, नहीं पॉसिबल नहीं है। लो मध्य स्वर में कौन सा आ जाएगा, पच्च स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का पिछला वाला भाग सक्रिय रहेगा कौन से कहलाएंगे, पच्च स्वर। और पच्च स्वर में कौन कौन सा आ जाएगा आपका, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, ये किसमें आ जाएंगे आपके, पच्च स्वर में। डेफिनेशन बहुत आसान है, कुछ याद नहीं करना, बस आपको स्वरों को याद रखना है कि कौन से मध्य में आएंगे, कौन से अग्र में आएंगे, कौन से पश्चिम में आएंगे। ठीक, अच्छा बड़ा ऊ, ठीक है, ये आपके कौन से आ जाएंगे, पच्च स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का पिछला वाला भाग क्या रहेगा, सक्रिय रहेगा। अगला आपका चौथा प्रकार है ओठों की आकृति के आधार पर। कौन सा प्रकार हो जाएगा अगला, चौथा, होठों की आकृति के आधार पर। ये कहना चाह रहा है कि आपके बोलते समय जो आपके ओठों की आकृति चेंज होगी, इसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चा बता रहा है कि सर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक तो होते हैं वृत्तमुखी और दूसरे होते हैं अवृत्तमुखी।
क्या व्रत, सही कर लो उसे, व्रतमुखी है। और आ में भी छोटा वाला अव्रतमुखी, ये इसका विपरीत हो जाएगा ना। आ कहीं लगाते तो क्या हो जाता है, उसका विपरीत हो जाता है। व्रत मतलब जिनका उच्चारण करते समय मुख की आकृति कैसी है, गोल। गोल मतलब व्रत, व्रत मतलब सर्किल। ठीक, तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख की आकृति कैसी रहती है, होठों की आकृति कैसी रहती है, गोल, मुख की नहीं, होठों की आकृति कैसी रहेगी, गोल, वो कौन से कहलाएंगे, व्रतमुखी। और व्रतमुखी में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, दोनों उ और औ। देखो वैसे तो मूल रूप से ये दो हैं, इन्हीं से तो ये बने हुए हैं, अभी आपने पीछे पढ़ा था, तो ये दो याद कर लोगे, इसके वाले इसी में आएंगे। तो ये चार कौन से हो जाएंगे, व्रतमुखी, जिनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति कैसी रहेगी, गोल। बाकी किस कौन से हो जाएंगे, आवृतमुखी। आवृतमुखी का मतलब हो गया कि इनका जब आप उच्चारण करेंगे तो होठों की आकृति गोल नहीं रहेगी। ठीक, इसमें कौन सा आ जाएगा आपका, दोनों आ जब बोलो तो होठों की आकृति गोल नहीं रहेगी। बड़ा आ बोलोगे तब भी आकृति गोल नहीं रहेगी। ई ऋ ए। ठीक, ये जब उच्चारण आप करोगे तो होठों की आकृति गोल नहीं रहेगी। तो दो प्रकार के हो जाएंगे, किसके आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर। पूछेगा सर कितने प्रकार के, दो। फिर पूछेगा बताइए कौन सा एक स्वर व्रतमुखी है या कौन सा व्रतमुखी नहीं है, कौन सा एक स्वर आवृतमुखी है या आवृतमुखी नहीं है। ठीक, पांचवा प्रकार है आपका उत्पत्ति के आधार पर। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला टाइप, उत्पत्ति के आधार पर। कौन सा प्रकार होगा ये, पांचवा, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर सर कितने प्रकार के, दो प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के हो जाएंगे, दो प्रकार के। तो वो स्वर जो मूल स्वर होते हैं, एक तो इसमें कौन से हो जाएंगे, मूल स्वर। मूल स्वर मतलब जिनकी उत्पत्ति नहीं हुई है या जो किसी अन्य स्वर से मिलकर नहीं बने हुए हैं, वो कौन से कहलाएंगे, मूल स्वर। वे स्वर जो अन्य स्वरों से मिलकर नहीं बने कौन से कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं। मूल स्वर में कौन से आ जाएंगे आपके, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे। ये आपके किस में आएंगे, मूल स्वर में, ये अन्य स्वरों से मिलकर नहीं बने हैं। दूसरे आपके कौन से हो जाएंगे, संधि स्वर। और संधि स्वर जो होते हैं इनका निर्माण होता है मूल स्वरों से। संधि स्वर में आपके कौन से हो जाएंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। आप जब संधि पढ़ते हो तो संधि में इन्हीं का निर्माण होगा, इनका निर्माण नहीं होता है। ठीक, इनका निर्माण कहीं भी आपको संधि में नहीं मिलेगा। आपको जब भी संधि पढ़ोगे स्वर संधि तो इन्हीं का निर्माण होगा। संधि का मतलब हो गया ऐसे स्वर जो मूल स्वरों के जोड़ से बने हैं। जोड़ मतलब संधि से बने हैं, वो कौन से कहलाएंगे, संधि स्वर। आ का निर्माण किससे हुआ है, दो बार आ जोड़ दो। ई का निर्माण किससे हुआ, दो बार ई जोड़ दो। ऊ का निर्माण किससे हुआ, दो बार ऊ जोड़ दो। ए का निर्माण आ और ई से, आई का निर्माण आ और ऐ से, ओ का निर्माण आ और ऊ से, औ का निर्माण आ और ओ से। तो ये जो है किसी न किसी से मिलकर बने, इसलिए कौन से कहलाएंगे, संधि स्वर। लेकिन संधि स्वर भी अपने आप में कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। एक तो होते दीर्घ संधि स्वर,
और दूसरा होता है संयुक्त संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर, ये दो प्रकार किसके हो जाएंगे? संधि स्वरों के। किसके दो प्रकार हैं? संधि स्वरों के। क्या हुआ? अच्छा तुमसे नहीं कह रहे, इनसे कह रहे। तो ये संधि स्वर के दो प्रकार हैं, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। पीछे आपने एक स्वर पढ़ा होगा, दीर्घ स्वर पढ़ा है। और अगर आप देखोगे ये सारे स्वर कौन से हैं? दीर्घ स्वर है। पीछे पेज पलटो, यहां दीर्घ स्वर लिखवाया है। दीर्घ स्वर देखो कहां लिखा हुआ है, शुरुआत में उच्चारण काल के आधार पर देखो। पहला ही प्रकार है। कहां, इतना वर्णमाला नहीं रहना है बेटा, आप तो वर्णमाला से बाहर निकली जा रही हो। दीर्घ स्वर मिल गए? क्या ये सारे स्वर दीर्घ स्वर हैं? लुक एट हियर एक बार, ठीक। क्या ये सारे स्वर दीर्घ स्वर हैं? अब यहां लगानी पड़ेगी रीजनिंग। रीजनिंग क्या है? क्वेश्चन पूछता है, अगर आप गलती से दरोगा के एग्जाम में बैठे हो तो, गलती से, ठीक, हाँ, अगर आप गलती से दरोगा के एग्जाम में बैठे हो तो अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बताइए क्या सभी दीर्घ संधि स्वर दीर्घ स्वर होते हैं? दोबारा से सुन लो, सभी दीर्घ संधि स्वर दीर्घ स्वर होते हैं? आंसर है यस, हाँ, सभी दीर्घ संधि स्वर दीर्घ स्वर होते हैं। अब ये बात इतनी आसान नहीं है जो इतनी जल्दी समझ में आ जाए। हम कह रहे हैं यस, वो कह रहे हैं नहीं होते हैं। हम 2 बार बता चुके हैं। अब ये आप ऐसे नहीं बता सकते जब तक आप पूरा प्रोसेस नहीं समझेंगे। दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर दोनों कैसे हैं? संधि स्वर हैं। दीर्घ संधि स्वर हमेशा जो पीछे, अब पीछे रहना, अब आगे बताओ। हास्य स्वर है, ये सारे स्वर मुझे लग रहा है हास्य स्वर में लिखे होंगे, लिखे है ना हास्य स्वर में, और ये सारे स्वर दीर्घ स्वर में लिखे होंगे पीछे उच्चारण काल के आधार पर। जब आप पढ़ने, जब भी आप 2 हास्य स्वरों को जोड़ोगे, आ प्लस आ, कौन सा बन जाएगा? एक दीर्घ स्वर या दीर्घ संधि स्वर। या फिर आप ऐसे समझ लो, यहां से बहुत तरह से क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना है। क्या ये वाला स्वर और ये वाला स्वर अलग अलग जाति के हैं? आप कहोगे है। ये सजातीय विजातीय क्या होता है? जिन स्वरों का उच्चारण एक जगह से होता है वो कहलाते सजातीय, और जो स्वर जिनका उच्चारण अलग अलग स्थान से होता है वो कहलाते विजातीय। आ को ई के साथ में रखेंगे तो विजातीय है सजातीय? विजातीय, क्योंकि आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो आ और ई जब लिखे होंगे तो दोनों कैसे हो जाएंगे? विजातीय। लेकिन अगर आ और आ लिखा हुआ है तो दोनों कैसे हैं? सजातीय। दोनों कैसे हो जाएंगे? क्योंकि दोनों का उच्चारण कहां है? कंठ। दोनों का उच्चारण कहां से है? कंठ से। अगर आ के साथ में ई लिखा है, दोनों कैसे हैं? विजातीय, क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान कहां है? अलग अलग है। इसका कंठ है, इसका तालु। सजातीय विजातीय समझ में आ रहा है? जिनका उच्चारण एक जगह से होगा, ऐसे स्वर एक जाति की सजातीय कहलाते हैं, और वे स्वर जिनका उच्चारण स्थान अलग अलग होता है वो विजातीय, अलग अलग जाति के स्वर कहलाते हैं। इतना समझ गए? अब इधर दिमाग लगाओ, आ और आ सजातीय है विजातीय? ये वाले दोनों आप कहोगे सर ये सजातीय के साथ साथ में ये तो एक ही है, और जब एक ही है तो सजातीय तो होंगे ही, क्योंकि ये आ है ये भी आ है, इनका उच्चारण स्थान एक जगह है। क्या बन गया? बड़ा आ, इसका उच्चारण स्थान भी वही है जो इन दोनों का है। ठीक, अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी दीर्घ संधि स्वर की? सजातीय स्वरों के मेल से कौन से स्वर बनते हैं? दीर्घ संधि स्वर। ई के साथ में ई जोड़ो, क्या बन जाएगा? ऊ के साथ में ऊ जोड़ो, बड़ा ऊ। क्या ये वाले दोनों एक जाति के हैं? क्या ये दोनों एक जाति के हैं? क्या ये दोनों एक जाति के हैं? तो ये सजातीय स्वरों को नहीं जोड़ रहे हम। दीर्घ संधि स्वर में हम कौन से स्वरों को जोड़ रहे हैं? सजातीय स्वरों को।
और संयुक्त संधि स्वर क्या होता है? जब आप दो विजातीय स्वरों को जोड़ोगे तो कौन सा बनेगा? संयुक्त संधि स्वर। अगर आप आ के साथ में ई जोड़ोगे, दोनों विजातीय हैं, तो इससे बनेगा क्या? ए। यदि आप आ के साथ में ए जोड़ोगे, दोनों विजातीय हैं, ये कंठ से बोला जाता है, कंठ तालव्य से बोला जाता है, क्या बनेगा? ए। ये दोनों भी विजातीय हैं। यदि आप आ के साथ में ऊ जोड़ोगे, क्या बनेगा? ओ। क्या ये दोनों विजातीय नहीं है? इसी तरह अगर आप आ के साथ में ओ जोड़ोगे तो क्या बनेगा? औ। और ये दोनों क्या है? विजातीय है। डेफिनेशन क्या बन जाएगी? सजातीय स्वरों के मेल से बनने वाले संधि स्वर दीर्घ संधि स्वर कहलाते हैं। विजातीय स्वरों के मेल से बनने वाले संधि स्वर संयुक्त संधि स्वर कहलाते हैं। समझ में आ गया? ठीक। अब अलग से ये समझ लो कि अगर हम आ के साथ में आ जोड़ें और बनने वाला जो स्वर होगा वो, अब आप बताओ दीर्घ संधि स्वर होगा या संयुक्त संधि स्वर होगा? दीर्घ। समझ में आ रहा है? क्योंकि इससे बनेगा क्या? बड़ा आ ही बनेगा, यही पीछे समझाया था। सजाती को कैसे भी जोड़ दो, बड़ा आ भी जोड़ दो, क्या बनेगा? बड़ा आ। इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ये वाला दो वर्ग है, आ और बड़ा आ, ये दो ही भैया हैं, इनका कोई तीसरा भैया है? नहीं है। आप इन्हें कैसे भी जोड़ दो, बनेगा हमेशा बड़ा वाला ही बन सकता है, छोटा तो वैसे बन नहीं सकता है। अब इससे बड़ा क्या बन सकता है? कुछ नहीं ना। रेंज कितनी है? बड़ा आ तक है। अगर गलती से कहीं ऐसा वाला कोई होता तो हम कह देते आ और बड़ा आ को जोड़ोगे तो ये बनेगा, लेकिन ये तो होता ही नहीं है। इसी तरह अगर ऐसा कुछ होता, बड़ा बड़ा जोड़ने से तो ये बन जाता, तो हम मान सकते थे ये बन जाएगा। लेकिन ये है क्या? ये है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या बन जाएगा? बड़ा आ। आप इन दोनों को उठा के चाहे कैसे भी जोड़ दो, हमेशा क्या बनेगा? बड़ा। इसी तरह आप छोटा ही बड़ा ही को चाहे कैसे भी जोड़ दो, ये आप एक संधि भी पढ़ रहे हैं, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, यही है दीर्घ स्वर संधि में। इसी तरह आप ऊ और बड़ा ऊ को कैसे भी जोड़ दो, हमेशा क्या बनेगा? बड़ा ऊ ही बनेगा। ठीक। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति जो ऊंची कूद में 6 फीट कूद जाता है और उसे 5 फीट ऊंचे उसमें कुदाया जाए, या समझ लो कोई व्यक्ति 11 फीट कूद जाता है और इस हॉल में उसे कुदाया जाए जिसकी लंबाई हमने मान ली 10 फीट है, तो कितना मैक्सिमम कूद सकता है? 10। छत को पार कर जाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। पावर उसके पास है, लेकिन पावर कैसी है? लिमिट में है, वो उसे पार नहीं कर सकता। ये बना तो सकते हैं इस तरह का स्वर, ये दोनों इस तरह का स्वर बना सकते हैं, लेकिन ये ऐसे दोनों स्वर वर्णमाला में है ही नहीं। ठीक। तो ये समझ में आ गया। सजातीय जोड़ेंगे तो दीर्घ संधि स्वर, विजातीय जोड़ेंगे तो संयुक्त संधि स्वर। ये दोनों है संधि स्वर क्योंकि दोनों मिलके बन रहे हैं किसी न किसी से। अगर किसी से मिलके नहीं बन रहे होते तो वो कौन से कहलाते? मूल स्वर कहलाते। अब दोबारा से वही जहां से स्टार्ट किया था, क्या दीर्घ संधि स्वर, क्या सभी दीर्घ संधि स्वर दीर्घ स्वर होते हैं? क्या सभी दीर्घ संधि स्वर दीर्घ स्वर होते हैं? हाँ, सभी दीर्घ संधि स्वर दीर्घ स्वर होते हैं, क्योंकि ये सभी स्वर अगर आप देखोगे उच्चारण काल के आधार पर तो कैसे हैं? दीर्घ स्वर हैं। ये सभी कैसे हैं? दीर्घ स्वर हैं। और सभी दीर्घ संधि स्वर दीर्घ स्वर होते हैं, क्योंकि आ ई उ दीर्घ स्वर में आते हैं। अगर उलट के पूछ ले, क्या सभी दीर्घ स्वर दीर्घ संधि स्वर होते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाले जो होते हैं ये दीर्घ संधि स्वर नहीं होते हैं, इसलिए सभी दीर्घ स्वर दीर्घ संधि स्वर नहीं होते हैं। आप दोबारा से इसे सुनना, वीडियो को सुनने के बाद नोट करना ये दोनों कथन, और ये कथन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक। ये आपके कौन से हो जाएंगे? ये आपके हो गए उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर पूछे कितने प्रकार के? 2। इन्हें मत काउंट कर लेना। ये इसका क्या है? पार्ट है किसका? संधि स्वर का। कौन से 2 प्रकार है? मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर स्वतंत्र है, किसी से मिलकर नहीं बने हैं। संधि स्वर मूल स्वरों से मिलकर बने हैं। उनमें से भी 2 प्रकार हो जाएंगे, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। ठीक। विजय, कौन दिक्कत? अगला आपका प्रकार है छठा, किसके आधार पे? मुख की आकृति के आधार पर।
अब मुख की आकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब ये जो हम बोलते हैं, एक तो ओंठों की आकृति चेंज होती है, एक होता है जबड़े के साथ हमारी मुख की आकृति चेंज होती है। तो ये जो वर्गीकरण किसके आधार पे है? मुख की आकृति के आधार पर। पहला कौन सा हो जाएगा इसमें? समृद्ध स्वर। दूसरा अर्ध समृद्ध स्वर। तीसरा दीर्घ स्वर और चौथा हो जाएगा अर्ध विवृत स्वर। जब हम बात करते हैं, देखो ये आपको 2 अलग पढ़ना है, ये 2 आपको अलग पढ़ना है, तब आप इसमें डिफरेंस समझ पाओगे, वरना कुछ किताबों में स्टेप दे रखी है। इसमें आपको ट्रिक भी मिलेगी लिखी हुई, कैसे आप याद कर सकते हो उसे। देखो ये 2 प्रकार है, इसमें किसकी बात करेगा? मुख द्वार की बात करेगा, और इसमें किसकी बात करेगा? मुख की बात करेगा। अब कुछ किताबों में इसकी डेफिनेशन गलत दे रखी। गलत क्या है? कहता है कि देश और जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग क्या रहता है? बंद रहता है, वो कौन से कहलाते हैं? समृद्ध स्वर। ठीक है ये डेफिनेशन, कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग क्या रहता है? बंद रहता है, वो कौन से कहलाते हैं? समृद्ध स्वर कहलाते हैं। समृद्ध स्वर में कौन कौन सा आ जाएगा? ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ऋ। ई ऊ ऋ लगभग बंद रहता है मुख द्वार। ये नहीं कह रहा है बिल्कुल बंद रहता है, कैसा रहता है? लगभग बंद रहता है। दूसरे में कह रहा है देश स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार कैसा रहता है? आधा खुला रहता है, या कह दो आधा बंद रहता है, दोनों की बात है। इसमें कौन सा आ जाता है? ओ और ए। कौन सा आ जाएगा? ओ ए। जब आप बोलोगे ओ ए, प्रैक्टिकल के आधार पर हम नहीं सीख सकते, इसलिए आपको याद ही करना पड़ेगा। पता चला एग्जाम में बैठ के ओ ए कर रहे थे और कहीं और निकल गया ओ ए। ठीक। फिर आता है विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है। मुख पूरा खुला रहेगा, केवल एकमात्र स्वर है, इसे नहीं भूल सकते आप। आ, जब आ बोलोगे तो मुख क्या होगा? पूरा खुलेगा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद या आधा खुला रहता है, कौन से कहलाएंगे? अर्ध विवृत स्वर। इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? छोटा आ, आए और औ। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर अर्ध समृद्ध और अर्ध विवृत की डेफिनेशन एक ही बता दी आपने, लग रहा है ना? आपने ध्यान नहीं दिया था शब्दों पर। इसमें समृद्ध स्वर में किसकी बात कर रहा है? मुख द्वार। मुख द्वार की जब बात करेगा तो उसमें जबड़े की बात नहीं करेगा, और मुख की बात करेगा तो पूरे मुख की बात कर रहा है, जिसमें जबड़े की भी आकृति क्या होगी? चेंज होगी। समृद्ध स्वर में कह रहा है कि जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जबड़े की कोई बात नहीं कर रहा है, और जबड़े की शेप में कोई चेंज भी नहीं होगा। बोल के देखो आप, ई ऊ ऋ। ई ऊ ऋ यहाँ पकड़ो, बोल के देखो, जबड़े की शेप में कोई चेंज नहीं है। ई ऊ ऋ हो रहा है? नहीं। अब दूसरे वाले पर आओ, ये कह रहा है मुख द्वार आ चेंज हुआ। आ जब बोलोगे इसमें पूरा मुख की आकृति ही चेंज होगी, अर्ध विवृत। इसमें कह रहा है मुख द्वार आधा बंद रहेगा, इसमें कह रहा है मुख आधा बंद रहेगा। दोनों में अंतर है। मुख द्वार आधा बंद रहेगा, इसका मतलब जबड़ा इसमें भी चेंज नहीं होगा, ऊपर वाली आकृति ओ ए। ठीक। अर्ध विवृत स्वर में आ थोड़ा खुला, आ ए औ थोड़ा खुलेगा, इसमें नहीं खुलेगा जबड़ा, इसमें जबड़ा खुलेगा। इसमें मुख द्वार खुलेगा, इसमें क्या खुलेगा? मुख खुलेगा। कुछ किताबों में क्या दे रखा है, अब गलती क्या है किताब में? अर्ध समृद्ध की डेफिनेशन में उन्होंने लिखा है कि मुख आधा बंद रहता है, और अर्ध विवृत में लिखा है कि मुख आधा खुला रहता है। क्या दोनों बात सेम नहीं
अरे भाई, मुख आधा खुला रहे या मुख आधा बंद रहे? अच्छा, गिलास आधा खाली है, इसका मतलब क्या है? आधा कैसा है? भरा। तो आप इस बात को दो तरह से बोल सकते हैं ना, गिलास आधा खाली है, इसका मतलब आधा कैसा है? भरा। या आप कहते गिलास आधा भरा है, इसका मतलब क्या है? आधा खाली। तो ये मिस्टेक है किताब में कि वहां उन्होंने लिख दिया है कि मुख द्वार आधा खुला है, इसमें लिख दिया उन्होंने मुख द्वार आधा बंद है। जबकि बात क्या है, यहाँ मुख द्वार की बात होती है, इन दोनों में किसकी बात होती है? मुख की बात होती है। ये किसके आधार पर हो जाएंगे? मुख की आकृति के आधार पर। स्वर कितने प्रकार का? 4। और अंतिम और लास्ट है आपका मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर। और मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2। मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर कितने प्रकार? 2 प्रकार। एक तो हो जाएगा अनुनासिक, जिसे दूसरा नाम कह देते हैं नासिक के, और दूसरा हो जाएगा निर्नुनासिक। जिन स्वरों के उच्चारण में वायु जो है मुख व नाक दोनों से निकलती है, वो कौन से कहलाएंगे? नासिक। वो कौन से कहलाएंगे? नासिक। कौन सा स्वर है? अं। जिसका उच्चारण करते समय जो वायु है वो कहां से निकलेगी? मुख व नाक दोनों से। बाकी सभी स्वर किस में आ जाएंगे? निर्नुनासिक में। बहुत ज्यादा टफ है नहीं इसमें, ये तो सबको पता होगा कि अंक को आप नाक बंद करके नहीं बोल सकते हो। बोल सकते हो? नहीं बोल सकते नाक बंद करके। अब ट्राई मत करो, फिर कहते हो सर बोल लेते हैं हम तो। तुम कुछ ही कर लेते हो। ठीक, अजीब प्रकार के प्राणी हो। क्यों कौशल? ठीक, ये आपका क्या होगा? स्वरों का बीच में पॉइंट याद रखना है कि सभी स्वर कैसे होते हैं? सगोष होते हैं। सगोष सगोष हम किसमें पढ़ेंगे? व्यंजनों का वर्गीकरण, जिसे कल डिस्कस करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो 10 सकते हो, मतलब कह सकते हो उसे। बाद में पढ़ेंगे, वो इसमें नहीं है। ठीक है।